हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम सबके प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर, जहां पर आप सभी को साइंस के सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल्स के साथ मस्ती में सिखा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सभी का फर्स्ट चैप्टर मोशन पर ढेर सारा प्यार मिला है, जिस पर मैंने वन शॉट वीडियो बनाया था। अब मैं वन शॉट वीडियो सेकंड चैप्टर पर लेके आ चुका हूँ, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है फोर्स, फिर अफेक्ट ऑफ फोर्स आपको देखना है, फिर बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स देखना है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखना है, फिर उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया देखना है, इनर्शिया में टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लेना है, मोमेंटम है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है, तो सीबीएसई के सिलेबस से भी वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखना है, फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखना है। आई होप कि ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, 1 घंटे के अंदर ही सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, जहां तक उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर के वन शॉट वीडियो में मैंने एक चीज मिस हो गया था। फोन की बैटरी डेड होने की वजह से फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके वजह से थोड़ा आप लोगों को एक चीज नहीं बता पाया था। तो थोड़ी सी बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, कैलकुलेशन। ग्राफ के मदद से कैसे कैलकुलेशन की जाती है, ग्राफ के मदद से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको कैसे हैंडल करना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। 3-4 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ फिर अपने सेकेंड चैप्टर पर। देखिए, फिर मैंने सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मिलता है, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मिलता है, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जैसे मानिए कि यहाँ पर आपको ये कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला हुआ है। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला हुआ है और मैं आपसे पूछ दूं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर 5 सेकंड है, तो पूछ दे कि 5 सेकंड पर कोई ऑब्जेक्ट कितना मोशन किया हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो आप 5 सेकंड की तरफ से यहाँ पर जाएंगे, फिर इधर से चले जाएंगे, यहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मीटर लगा हुआ है, 10 मीटर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया है, वो कितने सेकंड में किया है, तो आप यहाँ से ये लाइन खींच के यहाँ से बता देंगे कि मान लीजिए कि 10 मीटर 10 सेकंड में चला हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट। लेकिन इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप बना हुआ है, इस स्लोप से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस स्लोप से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है, ये जो स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। स्लोप कैसे निकाला जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप हमें निकालना होगा तो क्या करना होगा, किसी भी चीज का, किसी भी ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है, SLOP, अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या किया जाता है, हमें हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में हाइट ऑफ बेस कर दिया जाता है। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ का मान लीजिए मुझे यहाँ पर हाइट निकालना है, तो यहाँ से मैं ये हाइट निकाल लूंगा और यहाँ से मैं ये बेस निकाल लूंगा, हाइट अपॉन में बेस। ये हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जब हम भी स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। मान लीजिए यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, तो जब हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे होते तो हमारे पास वो चीज एक्सेलरेशन निकल के आता। क्या निकल के आता, एक्सेलरेशन निकल के आ जाता। ठीक, अब उसी तरीके से अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो आप इस स्लोप के अंडर का एरिया, स्लोप के अंडर का एरिया मतलब कि यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से स्लोप के अंडर का एरिया, ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, फिर आप कैसे करेंगे, यहाँ से तो इसका ये बेस निकल जाएगा, ये हाइट निकल जाएगा, तो इसके अंडर का एरिया तो ये पूरा हो जाएगा, इस स्लोप के अंडर का एरिया इस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, या फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो बस यही बताना छूट गया था उसमें। अब हम आगे चलते हैं, जो सेकेंड चैप्टर हमारा उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा? जी बिल्कुल ठीक चल रहा। अब मुझे बीच बीच में आकर चेक करना पड़ रहा है यहाँ कि भाई फोन मेरा कहीं स्विच ऑफ तो नहीं हो गया, रिकॉर्डिंग चलते चलते ही। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, इसलिए में आगे चलते रहेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फोर्स क्या होता है। तो फोर्स समझने के लिए सबसे पहले चीज मैं तो आपको यही कहूंगा
कि अगर फोर्स आपको समझना है तो आप अभी तक तो यही जानते होंगे कि किसी चीज पर धक्का अभी तक ना मतलब आपने पढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। तो फोर्स जो अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी चीज को आप धक्का लगा रहे हैं, किसी चीज को मान लीजिए कि यहाँ पर ये डस्टर ही पड़ा हुआ है, मान लीजिए अगर इस पर फोर्स लगाना तो आप कहेंगे, मैं कहूँगा इस पर फोर्स लगाओ, तो आप इस पर धक्का लगा देंगे और कहेंगे लीजिए भैया फोर्स लग गया, तो यही तो फोर्स है। तो या फिर आप कहेंगे, मैं कहूँगा फोर्स लगाओ, तो आप इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, तो यही तो फोर्स हुआ। तो बस फोर्स का डेफिनेशन ठीक यहीं से चला जाता है, द एक्सपीरियंस ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, या फिर बहुत सारी किताबें ऐसे भी लिखती हैं कि फोर्स इज एन एक्सपीरियंस विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड ट्राइज टू चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी पुश और पुल का मतलब कि फोर्स एक टाइप का एक्सपीरियंस है जो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करता है, यानी कि स्टेट चेंज करने का मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो इस रेस्ट से मोशन में लाता है या फिर मोशन से रेस्ट में लाता है, ये तो स्टेट चेंज करने की बात हो गई। ठीक है, तो लेकिन या फिर जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाया जाए तो इसका स्टेट चेंज होगा ही होगा। कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस है जो कोशिश करता है इसके स्टेट को चेंज करने का या फिर स्टेट चेंज कर देता है, इसी को फोर्स कह दिया जाता है। बहुत सारी किताबें ये डेफिनेशन लिखती हैं। ठीक है, तो फोर्स तो समझ में आ गया कि फोर्स क्या कहा जाता है, किसी भी चीज को ढकेलने या खींचने का जो एक्सपीरियंस होता है इसी को हम क्या कह देते हैं भाई, इसी को हम फोर्स कह देते हैं। ठीक है, अब फोर्स तो समझ में आ गया आप सभी को। अब बात करते हैं अफेक्ट ऑफ फोर्स पर, यानी कि फोर्स पर जब हम किसी भी चीज पर अप्लाई करेंगे तो उसका क्या अफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज पर। ठीक है, जैसे मानिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, फिर से मैंने वही रस्ता उठाया, जैसे मानिए ये कोई मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये स्टेशनरी है, यानी कि ये स्टेट इसका क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है अपनी जगह पे। तो फोर्स का अफेक्ट, अगर इस पर फोर्स अप्लाई किया मैंने तो इस पर क्या अफेक्ट पड़ सकता है, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या मैं मोशन में ला सकता हूं फोर्स अप्लाई करके। तो सबसे पहला अफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या है, सबसे पहला फोर्स ऑफ अफेक्ट में यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि पहला अफेक्ट क्या है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। और दूसरा क्या होगा कि कोई चीज ऐसे मोशन कर रही है, मैंने यहाँ पर फोर्स लगा के इसको रोक दिया, मोशन कर रहा है, फोर्स लगा के मैंने रोक दिया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हम दूसरा अफेक्ट इसका क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका तीसरा अफेक्ट इसका देखिए, जैसे मानिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने से ऐसे जा रहा है, मैंने उसको उधर धक्का दे दिया, सामने से जा रहा है मैंने उसको उधर धक्का दे दिया, तो क्या ये जो जा रहा था ये अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। जैसे मानिए मैं ये इधर से आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ ये इधर आ रहा है, ये आपकी तरफ इधर आ रहा है, मैंने इसको धक्का दे दिया, तो क्या ये उधर डायरेक्शन उसका मुड़ जाएगा। इधर आ रहा था, मैंने धक्का दे दिया, ये इधर मुड़ गया, आपके तरफ आ रहा था, मैंने धक्का दे दिया और ये इधर मुड़ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब उसी के साथ जब हम चौथे वाले पॉइंट पे चलेंगे कि चौथा पॉइंट उसका क्या होगा, तो चौथे वाले पॉइंट में हम देखेंगे कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड घटा या बढ़ा सकता है। जैसे समझिएगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का, ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड है इसका, किसी न किसी स्पीड से ये आगे बढ़ रहा होगा, तो हम इस पर फोर्स लगा के इसका स्पीड रोक सकते हैं, या फिर इस ऑब्जेक्ट का हम क्या कर सकते हैं, इसको पीछे से धक्का दे देंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगा। कोई ये ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, तो इसके में पीछे से और धक्का दे देंगे तो ये स्पीड बढ़ जाएगा, या फिर आगे से ब्रेक अप्लाई कर देंगे, या फिर आगे से कहीं फोर्स लगा देंगे, तो क्या हम इसके स्पीड में चेंज ला सकते हैं, चेंज इन स्पीड, क्या हम इसके स्पीड में चेंज ला सकते हैं, बोलिए भाई, चेंज इन स्पीड ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे मानिए कि कोई ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये मेरे फ़ोन का कवर है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, या फिर रुकिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ शेप है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ शेप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को दबा के यानी कि इस पर फोर्स लगा के इसका शेप चेंज कर सकता हूँ। बोलिए भाई, इसका शेप भी तो चेंज कर सकता हूँ ना, या इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, और मैं इस पर ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा, क्या इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ। तो जो हमारे पास पांचवा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, जो पांचवा पॉइंट आ जाता है कि चेंज इन स्पीड के साथ साथ, चेंज इन स्पीड के साथ साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज इन शेप और साइज भी कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम यहीं पर चेंज इन शेप और साइज भी कर सकते हैं। क्या यहाँ पर चमकने लगा था? और चलिए मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब ओके, चलिए जी, ठीक है। क्या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी अफेक्ट ऑफ फोर्स में, फोर्स तो हमने समझ लिया कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पुश और पुल का कोई एक्सपीरियंस होगा तो उसको हम फोर्स कह देते हैं, ठीक है जी। अब फोर्स उसी की किसी भी चीज के एक्सपीरियंस को हमने, मतलब किसी भी चीज के ढकेलने या खींचने का जो एक्सपीरियंस हुआ उसको हमने फोर्स कह लिया, ठीक। अब अफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। अफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या कि अफेक्ट ऑफ फोर्स कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त इधर से साइकिल से आ रहा है, आपने उसको एक लात खींच के मार दिया, तो क्या हुआ, उस आपके दोस्त का डायरेक्शन चेंज होगा। वो बहुत स्पीड में चल रहा है, आपने एक लात खींच के मार दिया, तो क्या साथ साथ में आप साइकिल से तेज तेज चल रहे हैं और आपने एक लात खींच के मार दिया तो उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो सेम वही चीज ये तीसरा वाला है। फिर चेंज इन स्पीड का मतलब, चेंज इन स्पीड का मतलब कि कोई साइकिल चला रहा है और आप पीछे से और धक्का दे दिए। आप जैसे मान लीजिए कि कोई साइकिल चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, आप बाइक से पीछे पीछे गए और उसको आप धक्का दिए, मतलब धक्का कुछ ऐसा दे रहे हैं कि कोई कुछ कुछ दोस्त होते हैं ना, कोई एक बाइक से चल रहा है, कोई एक साइकिल से चल रहा है, तो उसके में आप क्या करते हैं कि हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जैसे मानिए कि डायरेक्शन चेंज इन स्पीड बता रहा था कि कोई दोस्त है बाइक से चल रहा है और कोई एक दोस्त है उसका साइकिल चला है। दोस्ती निभाते निभाते हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई चल, तेरे को लेट हो रहा है, मैं बाइक से चल रहा हूँ, तू मेरा हाथ पकड़, और हाथ पकड़ के उस पर फोर्स लगाया, अपने बाइक का स्पीड बढ़ाया, तो उस साइकिल वाले दोस्त का भी स्पीड बढ़ते जा रहा है और आपके बाइक का तो स्पीड जो है अपने साइकिल वाले दोस्त का स्पीड बढ़ा दिया, फोर्स लगा करके चेंज इन स्पीड हो गया। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आप पैदल चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, साथ में कोई साइकिल वाला दोस्त आया, कह रहा है कि भाई मैं थोड़ा जल्दी में हो जा रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं, वो साइकिल चलाना जैसे ही शुरू करता है आप पीछे से साइकिल पकड़ के खींच देते हैं। आप पीछे से साइकिल पकड़ के खींच देते हैं तो क्या होता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है। तो चेंज इन स्पीड यहाँ भी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है जी। अब देखिए चेंज इन शेप और साइज का देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी पर कोई गुस्सा आ गया, किसी पर गुस्सा आया, मार मतलब उसको आपने कुछ ऐसा मार दिया कि उसके चेहरे का शेप और साइज ही थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो क्या वहां पर भी आपने फोर्स लगा के शेप और साइज चेंज कर दिया है? तो ये शेप और साइज चेंज करने का सिर्फ वही तरीका नहीं होता है, किसी भी चीज पर आपने फोर्स लगाया, कोई स्पंज है, आप सोफा पर बैठ रहे हैं, तो आपने क्या किया, शेप और साइज चेंज कर दिया सोफा का फोर्स लगा के, ठीक है ना जी। अब समझ में आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है कि फोर्स समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी एग्जांपल दे रहा हूं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मानिए मेरे भाई कि यहाँ पर कोई एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब इस वुडन ब्लॉक पर, ठीक है, अब इस वुडन ब्लॉक पर मैं क्या कर रहा हूं, इधर से धक्का लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, ठीक है। अब एक फिर आप भी क्या कर रहे हैं, इधर से धक्का लगा रहे हैं 8 न्यूटन का, तो क्या होगा बताइए? कहेंगे कि सर इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर से फोर्स कम लग रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। बोले सही बात? आपने कहा जी हाँ जी सही बात। फिर मैं यही वुडन ब्लॉक एक बार फिर से लेता हूं, मैंने एक बार फिर से एक यही वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है जी,
यही वुडन ब्लॉक लिया, फिर मैं क्या किया, मैं यहाँ से 8 न्यूटन का लगा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, आप भी इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या ये वाला वुडन ब्लॉक कहीं डिस्प्लेस होगा? जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा है, तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? आप कहेंगे सर अगर ये बॉक्स कमजोर हुआ तो ये वाला कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स पड़ेगा। अगर ये बॉक्स कमजोर हुआ तो ये बॉक्स चिपक जाएगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये वुडन ब्लॉक है और ये दबेगा नहीं, तब क्या होगा, यहाँ से 8 न्यूटन गन का ये फिर तो कहीं डिस्प्लेस ही नहीं होगा, ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये बॉक्स इधर की तरफ चला जाएगा। बोलिए सच बात है या गलत बात है? सही बात है या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही होंगी चीजें। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये जो वुडन ब्लॉक होगा ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा और इधर दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि बराबर फोर्स लग रहा है। तो इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कह लीजिए या फिर रिजल्टेंट फोर्स कह लीजिए, क्या कह लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स कह लीजिए। इस पर क्या होगा, नेट फोर्स पूरा 0, इस पर भी रिजल्टेंट फोर्स 0। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 8 न्यूटन और यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पर लगेगा 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का डायरेक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ये वाला होगा। बोलिए क्या होगा, सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो जब भी नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो, तो ऐसे कंडीशन को कह दिया जाएगा उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा तो उसको कह दिया जाएगा अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ। किस पर, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाएगा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा हम कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहा जाएगा। हमको एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं एक चीज कि मानिए कि ये कोई वुडन ब्लॉक किसी टेबल पे, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये टेबल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है ये किसी टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है भैया ये तो टेबल पे पड़ा हुआ है, अब इसका क्या करना है। मैं कहूंगा कि इसको बिना टच किए डिस्प्लेस कर दो, या फिर कहूंगा मैं इस पर कि बिना फोर्स लगाए, बिना फोर्स लगाए सही नहीं होगा, मैं कहूंगा कि इसको बिना कांटेक्ट में लिए इसको डिस्प्लेस कर दो। तो बहुत कहेंगे कि भैया मैं फूंक मार के उठा दूंगा या फिर रस्सी बांध के खींच दूंगा। तो रस्सी बांध के खींच रहे हैं तो भैया आप इसको कांटेक्ट में तो ले रहे हैं, फूंक तो मार रहे हैं, फूंक मार रहे हैं तो फिर भी तो बताइए इसको तरीका होगा ना कुछ, इसको क्या करने का, डिस्प्लेस करने का, इसको डिस्प्लेस करने का तरीका। या फिर आप कहेंगे कि भैया ये जो आपने ब्लॉक लिया मैं इस ब्लॉक को हटाऊंगा यहाँ से और इस पर क्या लेके आऊंगा, इस पर क्या लेके आऊंगा, एक मेटल का ब्लॉक, आयरन का ब्लॉक लेके आऊंगा, आयरन का ब्लॉक लेके आऊंगा और इसको मैग्नेट से डिस्प्लेस कर दूंगा। तो ठीक वही चीज होगा यहाँ पर, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना होगा और हम उसको कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाकर फोर्स लगाएंगे तो उसको कह दिया जाएगा कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल अगर समझे, एग्जाम्पल में मस्कुलर फोर्स, अगर आपको अपने मसल्स का कोई फोर्स लगाना होगा तो उस पर मस्कुलर फोर्स ही तो अप्लाई करेंगे। मैं ये मार्कर का कैप खोल रहा हूँ मस्कुलर फोर्स की वजह से, तो जब तक कांटेक्ट में मैं नहीं इसको लाऊंगा, अपने हाथ के अपने मसल्स के कांटेक्ट में लाऊंगा, तब तक कांटेक्ट फोर्स मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स देखिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे यहाँ पर कोई आयरन पड़ा हुआ है, मैग्नेट से मैंने इसको खींच लिया बिना कांटेक्ट किए ही, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा एक टाइप का नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये नीचे की तरफ जा रहा है। छोड़ने के मतलब ये जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, छोड़ दो रहा हूँ ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होगा, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन कि विथ एक्चुअल कांटेक्ट, जब भी हम फोर्स अप्लाई करना होगा विथ एक्चुअल कांटेक्ट करेंगे तो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट
हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ समझाने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो मुझे ठीक 1 मिनट का टाइम दीजिए। 1 मिनट का क्या, मैं आपको तो 1 सेकंड का टाइम लगेगा, मुझे 1 मिनट लगेगा। हाँ जी, चलिए अब देखिए हम लोग आ गए हैं अपने अब हमारा जो यहाँ पर है इस 5वें वाले पॉइंट पर हमने फोर्स क्लियर कर लिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्लियर कर लिया, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्लियर कर लिया, और कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स भी क्लियर कर लिया। अब बारी है हमारा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है ये तो पता चल गया, और फर्स्ट तो आप जानते ही हैं, पहला लॉ क्या होता है वो जानिए। और न्यूटन्स का मतलब क्या कि सर आइजैक न्यूटन जी द्वारा हमें क्या दिया गया है, ये लॉ दिया गया है, फर्स्ट लॉ दिया गया है किसका, मोशन का। मोशन का फर्स्ट लॉ है क्या, क्या मतलब, जैसे समझिए आप, जैसे समझिएगा कि ये कोई बुक है, बुक मतलब समझिए ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस से आप हमें बताइए कि यहाँ से एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दिया जाए, फ्रिक्शन खत्म कर दिया जाए, और क्या, सबसे पहले एक बात बताइए, जब तक मैं यहाँ पर इस सरफेस पर, ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्या कहा मैंने, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसको क्या कह दिया जाएगा भैया, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या इसको डिस्प्लेस करना या फिर इसका स्टेट चेंज करना पॉसिबल है क्या, इसका स्टेट चेंज करना पॉसिबल है क्या। जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक इसका स्टेट चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरीके से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जैसे मानिए आप कहेंगे कि सर हम जब साइकिल चलाते हैं और पैडल चलाना छोड़ देते हैं तो साइकिल सर धीरे 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 हो जाती है, और एक टाइम आता है कि वो साइकिल अपने आप रुक जाती है सर। तो ये तो आप गलत कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाएगा तब तक मोशन में रहेगा। भाई मैं आपको बताऊंगा, उस पर एयर रेजिस्टेंस काम करता है, साइकिल पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, साइकिल पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तब आप साइकिल चला रहे हैं और मोशन में है तो बिना कुछ किए ही रुक जा रहा है, बिना कुछ किए नहीं रुक जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। बोलिए भाई, इतना सब कुछ लग रहा है उसके बाद ये रुक जा रहा है। लेकिन आप खुद इमेजिन करिए, एयर रेजिस्टेंस हटा दिया जाए, फ्रिक्शन हटा दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दिया जाए, तो क्या आप साइकिल चला रहे होंगे, तो बताइए क्या आप नहीं चलते चले जाएंगे सीधे, होगा ना। तो ठीक यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह रहा है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मानिए आप मान लीजिए कि आप कार में हैं, ठीक है, आप कार में हैं, आप कार के अंदर से ही कार को धक्का लगा के आगे बढ़ा देंगे क्या, अगर कार खराब हो चुकी है, कार खराब हो चुकी है, आप कार के अंदर से ही कार को धक्का लगा के कार आगे बढ़ा देंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, जब मैं यहाँ पर थियरी क्लास चला रहा होता हूँ यहाँ ऑफलाइन सेंटर में, और तो क्या है कि ऑफलाइन सेंटर में जब मैं चला रहा होता हूँ तो क्या होता है कि मैं यहाँ पर तमाम तरीके का प्रैक्टिकल कराता हूँ, वो भी लाइव प्रैक्टिकल करा रहा होता हूँ। तो प्रैक्टिकल कराते कराते वहाँ पर मैं बच्चों को क्या होना है कि एक बाल्टी में, आप खुद ये करके देखिएगा घर पर, कि एक बाल्टी ले लेता हूँ, उस बाल्टी में कहता हूँ कि आओ भाई तुम यहाँ खड़े हो जाओ बाल्टी के अंदर। तो बाल्टी के अंदर जब मैं उसको कहता हूँ कि अब थोड़ा इस पर फोर्स लगा के और इस बाल्टी को आगे बढ़ा दो, तो क्या करते हैं बच्चे, कूदते 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 उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो भैया ऐसा नहीं करना है, जब आप कूद रहे हैं तो आप बाल्टी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फिर आप बाल्टी के अंदर नहीं रह जाएंगे, जब आप कूदे हुए हैं ऊपर और फिर आप आगे बढ़ाएंगे, और उसको कई होते हैं कि घिसकाने लगते हैं बाल्टी के अंदर ही अंदर, ऐसे ऐसे करके घिसकाने लगते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है इसका, कि मतलब फिर तो साफ साफ पता चल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जब उस पर आप अपना वेट हटा देंगे, अब इंटरनल का मतलब कि उसके अंदर से फोर्स का मतलब इंटरनल फोर्स हो गया, इसीलिए इसमें कहा गया कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, जहां तक है उम्मीद है कि अब चीजें समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा क्लियर हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हमें इनर्शिया और मोमेंटम पढ़ना होगा। तो इनर्शिया क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है ना, इनर्शिया क्या होता है। अब देखिए इनर्शिया क्या होगा, जैसे आप ऑब्जर्व किए होंगे कि मानिए
कि आप ये स्कूल बस में हैं। कौन सी बस में है भैया? स्कूल बस में है। स्कूल बस में यहाँ ड्राइवर वाली सीट, यहाँ पर सब आप बैठे हुए हैं। तो मानिए कि ये क्या है कि बस चल रही है। क्या हो रही है? बस चल रही है। आगे की तरफ यहाँ है, यहाँ ड्राइवर साहब बैठे हैं और बस चला रहे हैं। ड्राइवर साहब बैठे हैं, बस चला रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, बस अचानक से ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे चल रहे हैं, अचानक से ब्रेक मारने पर क्या होता है कि हम ऐसे आगे की तरफ झुक जाते हैं। होता है, होता है, होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? इनर्शिया भी लगभग सेम चीज यही कहता है, लेकिन इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक चीज डिफरेंस है कि ये एक लॉ है और ये किसी भी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। कौन सी चीज प्रॉपर्टी है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में मैंने क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। लेकिन इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की या फिर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट को चेंज करने का अपोज करती है। तो जैसे मानिए कि ये कोई मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, कोई मानना क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ही, इसके पास क्या होगा कि इसके पास एक इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या करती है, वो विशेषता इसकी क्या करती है कि इसको स्टेट चेंज करने का, इसका स्टेट चेंज करने का मतलब क्या? फिजिक्स में स्टेट चेंज करने का मतलब कि रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट। तो इसका स्टेट चेंज करने का, अपोज करने का मतलब रेस्ट में है तो मैं इसको धक्का दूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो इसका जो इनर्शिया का प्रॉपर्टी होगा, इनर्शिया नाम की जो प्रॉपर्टी होगी, इसको अपने मोशन में आने से रोकेगी। ये है इनर्शिया, लेकिन ये एक लॉ है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में होता है भैया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और होता है क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उम्मीद है कि ये ग्रीन कलर वाला मार्कर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इसका इंटेंसिटी कम हो जाता है तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है देखने में। चलिए, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन दिख रहा है। ठीक है, तो अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझाता हूं पहले कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया तो आप समझिए, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखिएगा। देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि भैया थियरी क्लास तो है नहीं, तो इसी चैप्टर को मैं 1 महीने में पूरा लेके पढ़ाता हूँ, 1 महीने में यही। लेकिन इसको थोड़ा रिवीजन क्लास है तो थोड़ा जल्दी जल्दी तो लेके चलना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है कि समझ में आ भी रहा होगा, तभी आप यहाँ टिके होंगे। ठीक है, इनर्शिया तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे चलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे मानिए कि आप यहाँ बस में हैं और बस रुकी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि बस रुकी हुई है, अचानक बस चलना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? अचानक बस चलना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? आप ऐसे पीछे की तरफ होंगे, फिर धीरे धीरे चलने लगेंगे आप। ठीक है, अचानक बस, या फिर समझ लीजिए कि आपका कोई दोस्त है। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आप बाइक पे ऐसे बैठे हुए हैं, बाइक पे ऐसे बैठे हुए हैं, फिर अचानक बाइक, दोस्त क्या करता है, अचानक बाइक स्टार्ट कर देता, तो आप ऐसे पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो क्या होता क्या है एक्चुअल में? देखिए कि आपकी कोई एक अपर बॉडी, लोअर बॉडी में आपकी बॉडी को अपर बॉडी और लोअर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। आप बाइक पर बैठे हुए हैं, बाइक पर बैठे हुए हैं या फिर कार पर, कार मतलब कहीं भी आप हैं। जैसे मान लीजिए कि अचानक ये चीज बढ़ना शुरू होगा तो फोर्स तो इस पर लगेगा, ये चीज आगे बढ़ने लगेगी। तो सबसे पहले आपके कांटेक्ट में आपकी लोअर बॉडी है, मतलब इस सरफेस के कांटेक्ट में आपकी लोअर बॉडी है, तो लोअर बॉडी सबसे पहले मोशन में आएगी और ये वाली चीज ऊपर अपर बॉडी जो है वो इनर्शिया फॉलो करेगी, इसके पास प्रॉपर्टी होगी तो रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो यही चीज अब आगे बढ़ जाता है और ये नीचे वाली लोअर बॉडी आगे बढ़ जाती है, अपर बॉडी यहीं रहना चाहती है, तो ये चीज ऐसे की तरफ हो जाता है। तो आपको ऐसे लगता है कि अरे मैं पीछे जा रहा हूँ, फिर आप धीरे धीरे ऐसे चलने लगते हैं। फिर ये तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब समझिए कि इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब समझिएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसे मोशन में चल रहा है, मोशन में चल रहा है, तो सबसे पहले ये चीज़ रुक जाएगा, सबसे पहले ये चीज़ रुक जाएगा, मोशन में चला, मोशन में चला, ये रुक जाएगा, तो आपका अपर बॉडी तो मोशन में होगा। तो ऐसे अब आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। सेम यही चीज़ आपके बस में होता है। आप ऐसे चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में है, आपकी पूरी बॉडी मोशन में है, ब्रेक लगेगा तो सबसे पहले लोअर बॉडी रेस्ट में आएगी, फिर अपर बॉडी रेस्ट में आएगी, तो आप ऐसे आगे की तरफ झुक जाते हैं। सबसे पहले लोअर बॉडी ऐसे चल रहे हैं, लोअर बॉडी रुकी, फिर अपर बॉडी चल रही है, तो फिर यहाँ ये रुक जाती है, तो आपको ऐसे आगे की तरफ झटका महसूस होता है, तो हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कह लें कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ ऐसे मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है,
तो मोशन कर रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा ना, इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी तरफ है, आपकी तरफ इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन चल रहा है। अब मैंने जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा। ये हो जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया डिपेंडेंट होता है भाई मास पे। जिसके पास जितना ज्यादा मास होगा उसके पास उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। इसको समझाने के लिए कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मानिए कि एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, ट्रक रेस्ट में है, आप उसको जल्दी से आसानी से धक्का देके बढ़ा देंगे, या फिर आपके दोस्त की एक साइकिल पड़ी हुई है, साइकिल को ज्यादा जल्दी आसानी से धक्का देके आगे बढ़ा देंगे या फिर ट्रक को? तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है सर साइकिल को। क्यों साइकिल को? क्योंकि साइकिल के पास मास कम है, उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम होगी, इसीलिए आप उसको ज्यादा आसानी से। लेकिन अगर ट्रक के पास मास ज्यादा है तो उसके पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो वो उसको धक्का देके मोशन में लाना, स्टेट चेंज करना टफ हो जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि अब हम आगे चलते हैं मोमेंटम पर। देखिए मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम जब आप कबड्डी वगैरह देख रहे होंगे तो आपको देखने के लिए मिलता है कि कबड्डी में कहता है कि प्रदीप नरवाल का मोमेंटम इन्होंने तोड़ दिया और यहीं पर उनको रोक के टैकल कर लिया। तो क्या होता है इन मोमेंटम का मतलब? जैसे मान लीजिए मोमेंटम का होता है मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन। जैसे 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 ये कोई चीज, दो चीज आ रही है और ये टकरा गई आपस में, कोई जो दो चीज आ रही है और टकरा गई आपस में। टकराने का क्या होता है कि आया टकराया, टकराने से जो इम्पैक्ट पड़ा इसी को हम क्या कह देते हैं? मोमेंटम। इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराना, टकराने से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसी को हम कह देते हैं मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन, तो मैंने कह दिया क्या हो गया? इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन कह लीजिए, या फिर कह लीजिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कह लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कहेंगे तो ये एक फॉर्मूला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसको क्या हो जाएगा? मोमेंटम। इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड मोमेंटम। जो चीज जितना ज्यादा टकराएगा उसके पास उतना मोमेंटम होगा। देखिए मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा होगा। तो हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अब देखिए मैं आपसे कहूंगा, आप एक ट्रक से, भगवान न करे कि ऐसा हो, आप कभी किसी एक ट्रक से टकरा गए, तो ट्रक से टकरा गए आप, तो ट्रक से टकरा गए, आपको उस समय कुछ चोट महसूस होगा। फिर क्या होगा कि आप साइकिल चला रहे हैं, एक मक्खी से टकरा जाए, मक्खी से टकरा गए तो क्या होगा? दोनों समय कुछ ना कुछ कोलिजन होने का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रक से आप टकराएंगे तो भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, मक्खी से आप साइकिल चलाते हुए कुछ टकराएंगे तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो दोनों ही में क्या है कि एक मक्खी का मास कम होगा और ट्रक का मास ज्यादा होगा, तो जहां पर ये मास टकरा रहा है, मतलब कि आप जिसके ज्यादा मास है तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसी तो है इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन। टकराने से ही जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वही तो मोमेंटम है। तो ट्रक के पास ज्यादा मोमेंटम होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा मास है। अब मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, आप एक पत्थर ले लीजिए, पत्थर, ठीक है, पत्थर ले लिया, या फिर छोड़िए मैं क्या करता हूं, एक ईंट ले लेता हूं, ईंट, और आपको यहीं लिटा देता हूं नीचे, ठीक है, यहीं नीचे मैंने लिटा दिया, फिर यहीं से मैंने वो ईंट छोड़ दिया आपके ऊपर, तकलीफ होगी? तकलीफ होगी? चलिए ठीक है, एक ऑप्शन मैंने ये आपके सामने रखा कि आपको मैंने यहीं लिटाया और यहीं से मैंने ईंट छोड़ दिया आपके ऊपर, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कि आपको छोड़ दिया जाए यहाँ, जैसे मानिए कि ये कोई बिल्डिंग है 12 मंजिले की, 12 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, और यहाँ से मैं ईंट छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर और यहाँ पर आपको लिटा दिया जाए, ये मंजूर करेंगे आप? या फिर आप ये मंजूर करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर आपको लिटा दिया जाए और मैं यहीं से ईंट छोड़ा हूँ? दोनों में से कोई एक चीज चुनना है आपको। तो आप कहेंगे कि सर जो जो आप अपने पास से ईंट छोड़ रहे हैं वही वाला है, ये वाले में ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि यहाँ से छोड़ा जाएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी पूरा, और यहाँ पर आप लेटे हुए हैं, यहाँ पर आपके सामने ईंट गिर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर आपका इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, यानी कि मास पर भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मानिए कि अगर कोई एक छोटी सी बुलेट है, बुलेट का तो आप साइज देख ही रहे हैं, बुलेट में यानी कि गोली बंदूक से निकलती है तब उससे इंसान मर जाता है, लेकिन आपको यहीं से अगर छोड़ दिया जाए, ऐसे ही मैं एक बुलेट से आपको मार दूं तो क्या आप मरेंगे?
नहीं मरेंगे। लेकिन आपको गन से फायर करके अगर बुलेट लग जाए वही, तो आप मर जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन यानी कि वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको मिटा के आपको समझाता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फिर आगे चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर इसके बाद चैप्टर का, ये भी इस चैप्टर का भी वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई, मोमेंटम भी हमने समझ लिया, मोमेंटम भी समझ लिया, अब बारी है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि देखिए, ये कोई एक ही कार है, मतलब कि एक ही डिजाइन की कार है। ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी फेवरेट कार नैनो है और ये मेरी फेवरेट कार नैनो है। ठीक है, मैंने मान लिया ये भी कार नैनो है और ये भी कार नैनो है। मैंने क्या किया कि इस पर धक्का लगवाया और इस पर भी धक्का लगवाया। ठीक है, फोर्स इस पर मैंने अप्लाई कराया, फोर्स इस पर मैंने अप्लाई कराया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होने में 5 सेकंड लगा और इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होने में 10 सेकंड लगा। तो आप खुद बताइए कि इन दोनों ही कार में से ज्यादा फोर्स किस पर लगा होगा? कम समय में वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम, इस कार की भी मास वही है, इस कार का भी मास वही है, तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मेरे को बताइए, लेकिन टाइम इस किसमें ज्यादा कम इसमें टाइम लगा। तो टाइम कम लगने से क्या पता चल रहा है इसमें कि इस पे ज्यादा फोर्स लगा होगा, तभी ये 10 मीटर पर सेकंड पहले टच कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड लेट में टच कर रहा है। जैसे मानिए कि क्या ये दोनों मार्कर एक ही कंपनी का है, एक ही कंपनी का है, तो दोनों का मास भी बराबर होगा। आप कहेंगे कि हाँ जी सर बराबर होगा, लेकिन अगर मास बराबर होगा इन दोनों का, तो मैं क्या करूंगा, अगर दोनों का मास बराबर है, इस पर मैं थोड़ा कम फोर्स लगाऊंगा और इस पर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, तो ये इन दोनों की वेलोसिटी में, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये भी 10 मीटर पर सेकंड जाने में, ये भी 10 मीटर पर सेकंड जाने में, क्या होगा दोनों का, कि दोनों जिस पर कम फोर्स लगाऊंगा वो ज्यादा टाइम लेगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन करने में, और जिस पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा वो कम टाइम लेगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन करने में। तो सेम वही काम इसके साथ भी हो रहा है, सेम वही काम इसके साथ भी हो रहा है। तो बताइए, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या कह सकता हूँ कि अब मेरे को बताइए, अगर इसका मोमेंटम यहाँ पर, इसका मोमेंटम तो 0 रहा होगा, इसका मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम क्या है, मान लेते हैं कि इसका मास 50 kg था और इसका भी मास 50 kg था। तो मास 50 में 0 का मल्टीप्लाई करूंगा, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी करूंगा तो यहाँ पर इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसमें मास में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, 50 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 हो जाएगा इसका मोमेंटम, और इसका भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसका 50 और इसका भी 500 मोमेंटम। तो 500 मोमेंटम होने में किसका टाइम कम लगा, टाइम इसका कम लगा, तो वेलोसिटी किस, मतलब फोर्स किस पर कम लगा होगा। सेम यही काम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी करता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा तो ये चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है इसमें कि फोर्स चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ चेंज यहाँ पर होगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या कि बाद में जो मोमेंटम रहा होगा P2 यानी कि स्मॉल p से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को, माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स के बराबर। अब P2 का मतलब क्या कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v से कैलकुलेट किया जाता है, फिर इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी m u। अब देखिए यहाँ पर t हो जाएगा। अब मेरे को आप बताइए ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f के होगा जो यहाँ पर चलता आ रहा था। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये और चौथा स्टेप मैंने ये वाला लिखा है। ठीक है, चौथा स्टेप मैंने ये वाला लिखा है। होप कि ये पूरा और भी नीचे हमारे पास होगा जगह, हाँ जी बिल्कुल जगह है। तो चलिए मैं इस चीज़ को फोर्थ वाले स्टेप को यहीं पर लिख देता हूँ। फोर्थ वाला स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये P2 माइनस फाइनल मास, मतलब मास मल्टीप्लाई फाइनल वेलोसिटी माइनस मास मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ठीक है, अब यहाँ से मैंने मास कॉमन ले लिया, मास कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा v माइनस यू अपॉन में t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब आप मेरे को बताइए, क्या आप मैंने v माइनस यू अपॉन में t आपने पिछले वन शॉट वीडियो में कहीं देखा हुआ है? v माइनस यू
अपॉन में टी, क्या आपने पिछले वन शॉट वीडियो में कहीं देखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि हाँ भैया, हमने m तो m ले लिया, v माइनस यू अपॉन में टी को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो गया। आप सभी जानते हैं कि यहाँ से एक प्रोपोर्शनल हटाना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो क्या कांस्टेंट k लग जाएगा, फिर जब कांस्टेंट लग जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू ma। ये एक बधाई हो, आपके पास फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया। बधाई हो, फोर्स का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर जो न्यूटन जी ने ये कैलकुलेट किया था, इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3.3 हो सकती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो सकती है। इस कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 हो सकती है। मतलब इस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब न्यूटन साहब जी ने इस k का वैल्यू कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू 1 आई थी। अब ma में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ma ही होगा, तो f इज इक्वल टू ma हो गया। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हमारे पास आ गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो एक फॉर्मूला है। अब देखिए, आप इस चैप्टर में अगर 50 न्यूमेरिकल होगा तो 50 न्यूमेरिकल में से 45 न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर होगा। अब इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट भी आ सकता है न्यूमेरिकल। जैसे कुछ ग्राफ पे बन के न्यूमेरिकल आ गया, इनडायरेक्टली आ गया कि ये इन सभी चीज़ों का वैल्यू दे देगा और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके फिर मास से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है, अब बहुत सी एक्टिविटीज ऑब्जर्वेशंस पड़े हुए हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं लग रहा है कि जब तक एक्टिविटी कराऊंगा नहीं, तब आप देखेंगे नहीं, तब तक कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं कि थियोरी क्लास में चल रही होती है, मतलब क्लासेस चल रहा होता है, तो उसी उसमें कराने में मजा आता है। मैं वैसे वीडियो डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि इसमें एडिट करके डाल दूँ। ये प्रैक्टिकल कराते टाइम का अगर वीडियो मेरे पास होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाया जाए तो उस पर भी उतना ही फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस दीवार पे सिर लड़ाएंगे तो उस दीवार भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी आपके सिर पर। तो क्या मैग्नीट्यूड में वो दोनों फोर्स इक्वल होते हैं? हाँ जी होते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई दीवार है, मैंने इस पर अपना सिर लड़ाया, तो जिस पर मैंने जितना अपने सिर लड़ाया, इस पर फोर्स लगाया, ये दीवार भी मेरे पर उतना ही फोर्स लगा रही है, लेकिन इसका फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दीवार के डायरेक्शन का फोर्स इस तरफ होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में, थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन।